तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये एक चैप्टर का नेम है। इसके अंदर सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे कर्व्ड एरो नोटेशन। मुड़े हुए तीरों का कैसे यूज़ करना है। कर्व्ड का मतलब मुड़ा हुआ, एरो मतलब तीर। हिंदी में नोटेशन बोलते हैं संकेतांक। तो जो मुड़े हुए तीर हैं वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म में क्या रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, कर्व्ड एरोज़ की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म में कर्व्ड एरो का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वो कर्व्ड एरो से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो जनरली दो कर्व्ड एरोज़ का यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म में। वो दो कर्व्ड एरो कौन कौन से हैं? देखो, एक तो ये है हमारा, ठीक है, और एक कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हाफ हेडेड, ये कंप्लीट हेडेड एरो, ठीक है। अब देखो, दोनों ही मुड़े हुए एरो हैं। कर्व का मतलब है मुड़े हुए एरो। तो मुड़े हुए एरो से हमें इंडिकेट करना है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस एरो का क्या मतलब होता है, ये जो कर्व्ड एरो है इसका क्या मतलब है, और ये जो कर्व्ड एरो है इसका क्या मतलब है। देखिए, ये वाला जो कर्व्ड एरो है ये बताता है एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। अगर कहीं से कहीं दूसरी ओर के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तब हम उस वन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को इस एरो से इंडिकेट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे बहुत सारी। तो उन मैकेनिज्म में, रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर कहीं पर सिंगल इलेक्ट्रॉन उठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हम ये वाला एरो यूज़ करेंगे। इसको मछली के कांटे वाला एरो भी कहा जाता है। मछली का कांटा जानते हो? मछली कांटे का मतलब, फिशिंग करते हैं कुछ लोग तालाब में बैठ के या नदी में बैठ के, एक डोर बांध के उसमें कांटा लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का ही वो कांटा होता है, इसलिए उसको मछली का कांटे वाला एरो कहा जाता है। ये हमारा, ये क्या देखो, कंप्लीट हेडेड एरो, यहाँ क्या हाफ हेडेड है, ये कंप्लीट हेडेड एरो है। तो ये जो एरो है, ये एरो इंडिकेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को। अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो हम इस वाले एरो का यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से। सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दिखाना है तो हमें कुछ इस तरह से ये ट्रांसफ़र दिखाना है, ये वाला एरो हम यूज़ करेंगे। देखिए कैसे करके, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है। हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, अगर इसको तोड़ा गया तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे बताइए, किधर जाएंगे? इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? दोनों तरफ बराबर मात्रा में जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी जो जितनी इसकी है उतनी इसकी है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल बराबर है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको कुछ इस तरह से डिनोट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दिखा दिया। देखो एरो हमने कैसे लगाया, सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने वाला एरो दिखाया है हमने, और एक एरो हमारा इस तरह चला जाएगा। ये क्या कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, और ये बॉन्ड टूटकर हमें कौन मिल जाते हैं? ये फ्री रेडिकल मिल जाते हैं, ठीक है। इनको मुक्त मूलक कहा जाता है। तो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो हमने ये एरो इंडिकेट, ये वाला एरो यूज़ किया। अब देखो, अब हम यही बॉन्ड HCl के बीच में ले लें, HCl, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनने में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया होगा और एक इस क्लोरीन ने दिया होगा, नहीं। अब मानो ये वाला बॉन्ड टूटा, तो अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? यानी दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की ओर चले जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर तो इस कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? Cl पर चले गए, राइट। तो देखो भाई, तो यहाँ से हम क्या दिखाएंगे? ये वाला एरो यूज करेंगे। क्या बता रहा है ये एरो
कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, क्लोरीन पर तो माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन को हम इन एरोज के द्वारा इंडिकेट करते हैं, जिन्हें कर्व्ड एरो नोटेशन कहा जाता है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वहाँ पर तो माइनस चार्ज आता है। ठीक है, और कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, निकलता है, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। और जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने प्लस चार्ज, और जितने जुड़ते हैं उतने माइनस चार्ज। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्लोरीन पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, लेकिन चार्ज हमने सिर्फ एक इंडिकेट किया, हमने दिखाया सिर्फ एक माइनस चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या बता रहा है एरो, कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो माइनस तो 2 आने चाहिए थे क्लोरीन पर, लेकिन हमने सिर्फ एक ही दिखाया। ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि भाई अगर कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो वहाँ 2 माइनस आएंगे, और ये भी बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर भी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही माइनस हमने शो किया। ऐसा क्यों? बोलो भाई। हाँ देखो भाई, जब ये बॉन्ड बना होगा तो एक किसने दिया, इस हाइड्रोजन ने दिया, और एक क्लोरीन ने दिया, राइट। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, क्लोरीन पे चले गए। भाई एक तो उसका खुद का था ना, अगर देखेंगे हम ध्यान से तो क्लोरीन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, एक तो उसका खुद का है, फायदा सिर्फ एक का, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा पहुँचा है, इसीलिए एक ही माइनस चार्ज जनरेट हुआ है यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा कर्व्ड एरो नोटेशन कहलाता है। बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म में हम आगे इनको यूज करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हमने यहाँ नहीं बताया, जैसे जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे और करेंगे वहाँ भी इनका यूज़ हम करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक बात करते हैं इसी चैप्टर का, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन हिंदी में इसको बोलते हैं बंध विदलन। बॉन्ड फिजन, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपके। ठीक है, क्या होता है बॉन्ड फिजन, कुछ समझ में आ रहा है? फिजन से मतलब क्या होता है? फिजन, अच्छा एक फ्यूजन भी तो होता है, फ्यूजन, ये फिजन एक फ्यूजन भी होता है। क्या मतलब फ्यूजन का? क्या दोनों में अंतर क्या है? फिजन और फ्यूजन, फ्यूजन और हाँ, ये सही बता रहे हैं। इनका कहना है कि भाई फिजन का मतलब टूटना और फ्यूजन का मतलब जुड़ना, यही मतलब होता है, यही मतलब होता है। अच्छा, दो बॉम्ब हैं, इसको एक को एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है और एक को हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। ये किस प्रक्रिया पर काम करते हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं? एटम बॉम्ब किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और हाइड्रोजन बॉम्ब किस पर बेस्ड है? हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको आप हिंदी में नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन। और एटॉमिक बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन, जिसे आप हिंदी में नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन पर डिपेंड होता है, बेस्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होता है। अच्छा, इन दोनों में किस में ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, न्यूक्लियर फिजन में या न्यूक्लियर फ्यूजन में? नाभिकीय विखंडन में या फिर नाभिकीय संलयन में? एटॉमिक बॉम्ब आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए थे, तो कितनी तबाही मचाई थी, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो आप बताओ किन दोनों में किस में ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती होगी? आपको पता है सन पर जो हमारा जो सूर्य है,
हज़ारों वर्षों से लगातार हमें एनर्जी दिए जा रहा है, वहाँ कौन सा प्रक्रम हो रहा है? सन पे कौन सा प्रक्रम हो? सूर्य पे। सूर्य पर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है और न्यूक्लियर फ्यूज़न में ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है एज़ कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। यानी हाइड्रोजन बॉम्ब ज़्यादा खतरनाक होता है एटॉमिक बॉम्ब से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन है? न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बॉन्ड फिजन। फिजन का मतलब होता है विखंडन, यानी टूटना। तो हम यहाँ पर बॉन्ड के टूटने की बात करेंगे। तो भाई डिफाइन क्या करना है इसको कि भाई किन्हीं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड को तोड़ना या उसका टूटना ही बॉन्ड फिजन कहलाता है। अब बॉन्ड फिजन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या रिलीज होती है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, बंद ऊर्जा कहलाती है। तो बॉन्ड को तोड़ना बॉन्ड फिजन या बंद विदलन कहलाता है। ठीक है, मेन टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना है। 2 टाइप का होता है। पहला होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, और सेकंड होता है हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब होमोलिटिक क्या होता है और हेट्रोलिटिक क्या होता है? हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं समांगी बंद विदलन और इसको बोलते हैं विषमांगी बंद विदलन। होमोलिटिक समांगी बंद विदलन, हेट्रोलिटिक विषमांगी बंद विदलन। एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में। ठीक है, देखो होमो का मतलब होता है समान, होमो का मतलब है समान। देखिए हमने यहाँ पर कोई एक बॉन्ड लिया, वही हाइड्रोजन के बीच में ले लिया। ठीक है, H और H के बीच में क्या है? एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमने कहा इस कोवलेंट बॉन्ड को हमें तोड़ना है, इस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना है। अब हमें पता है जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। अब इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कहीं तो जाएंगे, ये तो है नहीं कि भाई हवा में निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। वो जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा था उनके बीच में वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं उनका वितरण जिनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट था उनमें क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड टूटा, हमने अभी देखा था कि क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया था और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया था। तब क्या मिले थे हमें? फ्री रेडिकल्स मिले थे, फ्री रेडिकल्स। तो इस टाइप का बॉन्ड फिजन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है। कैसे डिफाइन करेंगे? जब किसी बॉन्ड फिजन में किसी बॉन्ड को तोड़ने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच में बराबर बराबर बट जाएं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है, इक्वल होता है, तो इस टाइप का बॉन्ड फिजन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में ऑलवेज हमेशा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हिंदी में इन्हें मुक्त मूलक कहा जाता है। फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसे अगर एक और एग्जांपल लें, यहाँ हमने एक क्लोरीन के बेस में क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड ले लिया। ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया। ये क्या होता है? हमने इसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कराई। ठीक है, हमने इसको यूवी लाइट दी थी। ठीक है, इरेडिएट कराया यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तब क्या हुआ? यहाँ पर भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ। अब एरो पे ध्यान देना, एरो क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भी क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया और ये बॉन्ड फिजन क्या कहलाया? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। जब बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर होता है, यानी दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं। किसी बॉन्ड फिजन में किसी बंध के टूटने पर जो एटम पहले से अटैच थे वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, तो इस टाइप का बॉन्ड फिजन
होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में हमेशा फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में। फ्री रेडिकल्स को रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं, माध्यमिक उत्पाद के रूप में बनते हैं जाकर। तो ये हमारा कहलाया होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब हम बात करेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, विषमांगी बंध प्रचलन। अब यहाँ क्या होगा कि कोई भी बॉन्ड इस प्रकार से टूटे कि नहीं, एटम्स के बीच में प्रेजेंट कोवेलेंट बॉन्ड इस प्रकार से टूटे कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं किसी एक ही एटम की ओर चले जाएं और दूसरे एटम को कुछ भी ना मिले, तब इस प्रकार का बॉन्ड फिजन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है वो बराबर मात्रा में नहीं होता है। यानी बॉन्ड टूटने पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो किसी एक ही एटम की ओर चले जाते हैं। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में हमेशा आयनों का निर्माण होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से आयन बन सकते हैं? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। बॉन्ड टूटने पर जिसकी ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बॉन्ड टूटने पर जिसकी ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जिससे दूर जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। यहाँ पर हम एक HCl फिर से मॉलिक्यूल ले लिया। हमें पता है HCl के बीच में क्या है? एक कोवलेंट बॉन्ड है। HCl में H और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अब देखो भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर से दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इस क्लोरीन की ओर चले जाएंगे। अच्छा, क्लोरीन की ही ओर क्यों गए? हाइड्रोजन की तरफ भी जा सकते थे, इलेक्ट्रॉन तो फ्री हुए हैं, हाइड्रोजन भी चाहता कि भाई मेरी तरफ आ जाओ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसकी ओर गए? क्लोरीन की ओर गए। ये किसके कारण हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कैपेसिटी क्या है? क्या है? हाउ विल यू डिफाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द कैपेसिटी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की उसके आसपास के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसीलिए जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तब क्लोरीन क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो एक तरफ क्या बना? हाइड्रोजन पर तो पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि वहाँ पर उसे कोई इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं, उसका इकलौता इलेक्ट्रॉन था वो भी उसके हाथ से चला गया। लेकिन क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाता है क्योंकि एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का था वो क्लोरीन ने खींच लिया पकड़ के, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी, और इस तरह से ये आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में कौन बनता है? आयंस का फॉर्मेशन होता है, आयनों का निर्माण होता है। ये कहलाया हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो जब बॉन्ड टूटने पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, यानी इक्वल अमाउंट में नहीं होता है, यानी किसी एक एटम की ओर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और दूसरे एटम को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, तब इस प्रकार के बॉन्ड फिजन को हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहा जाता है। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में आयनों का फॉर्मेशन होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एक चीज़ और याद रखना है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन भी ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगा जहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड ऐसे एटम्स के बीच में प्रेजेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, यानी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और दूसरे की कम होगी, तभी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। लेकिन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या था? दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी बिल्कुल बराबर थी। तो जब एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है तब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है।
और अगर कोवलेंट बॉन्ड जिन एटम के बीच में प्रेजेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है तब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। एक चीज और, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में जो आयन बनते हैं उनको एक और नाम दिया जाता है, इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। यानी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का निर्माण होता है। जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है और जो नेगेटिव होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल ये समझ लो कि भाई जिन पर पॉजिटिव चार्ज उनको इलेक्ट्रोफाइल और जिन पर माइनस चार्ज उनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इस H+ को इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं और इस Cl- को न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से तो फ्री रेडिकल्स बने, लेकिन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन हो जाता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है।